हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका एग्जाम होने वाला है 14 फरवरी। उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं वादा के साथ कहता हूं कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि समीकरण युग में x प्लस 2y प्लस 3 इजिकल टू 0, यह हमारा पहला समीकरण हो गया। उसके बाद यह दिया है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0, यह दूसरा समीकरण हो गया। बताना है कि कैसा है, यानी कि यह विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम पहले यह ज्ञात करेंगे कि यह जो समीकरण युग में दिया गया है वह कैसा, इसका ग्राफ कैसा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a1 बट्टा a2 ज्ञात करेंगे। a1 यानी कि पहले समीकरण में a1 का मान, तो a1 कौन होता है, जो x के गुणांक में होता है वह होता है a1, यानी x के गुना में कितना है, इसके गुना में एक छिपा हुआ है, तो यह हो गया a के अपॉन a2। a2 मतलब दूसरे समीकरण में a का मान, a यानी कि x का गुणांक, x का गुणांक कितना है इसमें 3 है, तो यानी यह हो गया a1 बट्टा a2 इक्वल टू 3 हो गया। उसके बाद इसी तरह हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे b1 अपॉन b2। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं, तो b1 अपॉन b2, b1 यानी कि पहले समीकरण में b का मान, तो b का मान कौन होता है, y के गुणांक वाला, y के गुना में कितना है 2 है, तो ये हो गया 2 अपॉन, और नीचे है b2, b2 यानी कि दूसरे समीकरण में b का मान, तो दूसरे समीकरण में b का मान कितना है, इसमें b का मान है 6, तो यह हो गया 6, तो यह कट जा रहा है तो इसको हम काटेंगे, यानी कि यह हो गया 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी यह हो गया b1 अपॉन b2 1/3 हो गया। उस तरह हम देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 क्या है, दोनों बराबर है, यह भी 1/3 है और यह भी 1/3 है। तो हम यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि यह समीकरण युग्म कैसा होगा, तो इसके लिए हम क्या ज्ञात करना होगा, फिर एक और ज्ञात करना होगा, क्या c1 अपॉन c2 को ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर है c1 यानी कि पहले समीकरण में c का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन ए, और यहाँ पर है c2 यानी दूसरे समीकरण में c का मान, इसमें कितना है न दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम न लिख देंगे, तो यह भी कट जा रहा है तो इसको भी काट देंगे, तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी यह भी कितना हो गया 1/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 अपन a2 1/3, b1 अपन b2 भी 1/3 और c1 अपन c2 भी 1/3 है, यानी कि यह तीनों बराबर है। तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, हमारा ग्राफ होगा संपाती, और संपाती का कितना हल होता है, संपाती का अनेक हल होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आश्रित समीकरण, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, आश्रित। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है कि समीकरण x प्लस 3y बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा। बताना है कि यह दोनों समीकरण दिया हुआ है, इसका हल क्या होगा। तो हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 है, उसके बाद समीकरण 2 में दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और यह y, समीकरण 1 का y और समीकरण 2 का y, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यह कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको काट देंगे। यहाँ पर साइन का चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कट जा रहा है तो काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर है प्लस में एक से और यह भी x प्लस में है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, उसी तरह यह भी है प्लस में और यह भी है प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10 6 16। उसके बाद यहाँ से हम 2 से 16 को काट देंगे तो यह हो जाएगा 8 है, यानी कि x मान कितना हो गया 8 हो गया। उसी तरह अब हम इस 8 के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, आप 2 में भी रख कर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 में रखते हैं, 1 में है x प्लस से y इज इक्वल टू समीकरण 1 दिया हुआ है 10। उसके बाद हम यहाँ पर x के जब 8 रखते हैं तो यहाँ पर रखेंगे 8 है और यहाँ पर है प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर हो गया 8 इक्वल टू 10। उसी तरह यहाँ से हम y के मान ज्ञात कर लेंगे, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 8 प्लस में, तो बराबर इस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 10 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि x के मान हो गया 8 है और y के मान हो गया 2, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 है और y बराबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप अगर 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। बताना है कि यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका हम यदि मूल निकालते हैं, मूल यानी कि शून्य निकालते हैं, तो वह शून्य के बराबर होगा या बराबर नहीं होगा या इसका कोई हल ही नहीं होगा, यही हमें बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको शून्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप विविधकर का मान निकाल लीजिए। विविधकर यानी कि डी का मान निकाल लीजिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, यहाँ पर है बी स्क्वायर। बी यानी कौन होता है, वह ये हो गया ए का मान, इसके गुणांक का हो गया ए का मान, और ये वाले के गुणांक का हो गया बी का मान, और ये हो गया सी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर, बी कितना है -5 है, यानी -5 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से। उसके बाद यहाँ पर है -4, यहाँ पर है ए इंटू सी, यानी ए में सी से गुना करना है। ए का मान कितना है, इसके पहले छिपा हुआ है ए के, यानी ए का मान है ए के और सी का मान है 8। इन दोनों गुना करेंगे तो 8 एकम हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे 25 से माइनस ये हो गया 8 चुका 32, तो इसको माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसको यदि हम माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 7। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डी का मान हो गया माइनस में। जब डी का मान माइनस में होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक हल नहीं, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आपको डी का मान 0 मिलता है तो इसका मूल होगा बराबर है। यदि आपको डी का मान प्लस में मिलता है तो इसका मूल होगा अलग अलग मूल होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर है तो पी का मान होगा। बताना है कि यह जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका मूल यानी कि शून्य के बराबर है तो पी का मान क्या होगा। तो इसके हम पहले वाले प्रश्न में बताए थे कि मूल कब बराबर होता है, जब डी का मान जब 0 आता है तो मूल बराबर होता है। डी का मान 0 यानी डी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विविधकर। और विविधकर का सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर डी की जगह पर लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर है बराबर, उसके बाद है 0 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें बी ए और सी का मान रखते हैं। तो बी का मान कौन होता है, जो एक्स के गुना में होता है वह होता है बी का मान है। यहाँ पर हो जाएगा यह एक्स के गुना में बी का मान है, और एक्स स्क्वायर गुना में हो जाता है वह होता है ए का मान है, और जो बिना चर वाला होता है वह हो जाता है सी का मान, यानी यह 3 हो जाएगा सी का मान। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं बी स्क्वायर। बी का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर है, यानी 4 का स्क्वायर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको कर देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 16 लिख देते हैं माइनस है, और यहाँ पर है 4 है इंटू यहाँ पर है ए कितना है, यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है पी, यानी एक्स का गुना में है पी, तो पी इंटू सी। सी का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको बनाते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हो गया 16 माइनस यह दोनों है गुना में, यानी इसको जब हम गुना करेंगे 4 तिहाई 12, यह हो जाएगा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम पी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर है 16 तो 16, और पी वालों को उस पर ले जाते हैं तो यह है माइनस में, तो यह हो जाएगा प्लस में, यानी 12 पी हो जाएगा। तो यहाँ से हम पी का मान ज्ञात कर लेते हैं। पी का मान कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू, यानी यह जो 12 दिया हुआ है गुना में, इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी इधर है 16, इधर है यहाँ पर 16, डिवाइड में चला जाएगा यह 12। इसको हम काटते हैं तो यह हो जाएगा 4 चुके 16, यह हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी कि पी का मान कितना हो गया, यहाँ पर 4 है अपॉन 3 हो गया, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4/3। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के विविधकर का मान होगा। यहाँ पर हमें विविधकर का मान निकालना है। विविधकर यानी विविधकर को हम लिखते हैं डी से, विविधकर को हम विवेचक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें डी का मान निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर वैसे ही मान रख देते हैं। बी का मान कौन होता है, जो एक्स के गुना में होता है वह होता है बी का मान, यानी यह होगा बी का मान है, और एक्स स्क्वायर जो गुना में होता है वह होता है ए का मान है, और ये जो बिना चर वाला होता है वह होता है सी का मान। तो यहाँ पर मान रखते हैं बी का मान, बी स्क्वायर। बी का मान कितना है, -5 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 25 से, और यहाँ पे माइनस में माइनस है,
यहाँ पर है 4a और यहाँ पर ए का मान कितना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इंटू यहाँ पर सी का मान कितना है 2 दिया हुआ है। तो इसको हम बनाते हैं तो यह हो जाएगा 25 माइनस यह हो गया, गुना करना है 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी डी का मान हो गया 1 और डी को ही बोलते हैं बीतकर, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें छठा नंबर प्रश्न है कि यह जो एपी का श्रेणी दिया हुआ है इसका सार व अंतर होगा। सार व अंतर को हम लिखते हैं स्मॉल डी से, यानी छोटा डी से। छोटा डी का सूत्र क्या होता है, यह होता है A2 माइनस A1। A2 क्या होता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यानी कि दूसरा पद, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यानी कि पहला पद, 1 लिखा हुआ है यानी कि पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना है, यह हो गया पहला पद, यह हो गया दूसरा पद, यह हो गया तीसरा पद, यह हो गया चौथा पद। यह सीरीज से चला जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दूसरे पद यानी दूसरा नंबर कितना है 6 है, यानी कि A2 का मान हो गया 6 और माइनस A1 यानी कि पहला पद यानी पहला नंबर पर कौन है, पहला नंबर पर है 10 से, तो A1 का मान हो गया 10। तो इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -4, यानी कि सार व अंतर का मान कितना हो गया, -4 हो गया। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 7वां नंबर प्रश्न है कि यदि एपी का सामान्य पद या सामान्य पद दिया हुआ है तो इसका सार व अंतर क्या होगा। सार व अंतर ज्ञात करना है, यानी सार व अंतर को लिखते हैं छोटा डी से। छोटा डी को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें दूसरा पद और पहला पद निकालना होगा। तो यह जो सामान्य पद दिया हुआ है, सामान्य पद को ही हम बोलते हैं एनवा पद, यानी कि एन का मान दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 3n प्लस 5 है। तो यहाँ पर हम A2 और A1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर A और यहाँ पर हम n के जगह पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो यह हो जाएगा A2, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पर n की जगह कितना रखा है, 2 रखा है। तो इधर भी हम 2 रखेंगे, यानी 3 गुने 2 प्लस 5, इसको गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 5 यह ऐड करेंगे, यह हो जाएगा 6 5 11। उसी तरह A2 का मान हो गया 11। उसी तरह हम निकालेंगे अब A1 का मान। A1 यानी कि अब हमने n की जगह पर कितना रखा है, यहाँ पर 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे, यानी 3 गुने 1 प्लस 5, इसको हम गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी A1 का मान हो गया 8 है। तो यहाँ पर हमने A1 का मान निकाल लिया 8 है और A2 का मान निकाला 11। तो यहाँ पर मान रख देंगे A2 जगह पर 11 माइनस A1 की जगह पर लिख देंगे 8। इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3, यानी कि हम यहाँ पर D का मान हो गया D, यानी कि सार व अंतर का मान हो गया 3, यानी इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 8वां नंबर प्रश्न है कि एपी दिया हुआ है, इसका 30वां पद होगा। हमें बताना है कि इसका 30वां पद क्या होगा। हमें निकालना है 30वां पद। 30वां पद को कैसे लिखेंगे, ए लिख देंगे और यहाँ पर 30 लगा देंगे, यह हो गया 30वां पद। और 30वां पद का सूत्र क्या होता है, 30वां पद का सूत्र होता है ए प्लस ए। यहाँ पर निकालना है 30वां पद, इससे 1 कम कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 29 और उसके साथ हम डी लगा देंगे। यही हो गया हमारा किसी भी पद का निकालने का सूत्र है। जितना पद निकालना है उतना से 1 कम करके उसके साथ हम डी लगा देंगे और उसमें पहला पद जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह हो गया, ये हमारा पहला पद हो गया। पहला पद कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10, तो 10 हो जाएगा प्लस से, यहाँ पर है 29, तो यहाँ पर 29 लिख देते हैं, बीच में छिपा हुआ है गुना, और यहाँ पर है डी यानी कि सार व अंतर। सार व अंतर को कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं A2 में से A1 घटाते हैं। तो A2 में से A1 घटाते हैं, A2 कितना है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, A2 यानी कि दूसरा पद, माइनस यहाँ पर A1 यानी कि पहला पद, तो यह हो जाएगा 10। इसको माइनस करेंगे तो डी का मान हो गया -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम डी के मान रख देते हैं -3। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 10 से, और इन दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इन दोनों गुना करेंगे 29 में 3 से, तो यह हो जाएगा 9 3 27 के साथ हासिल हो गया 2 और 3 दूनी 6 2 8, 87 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 77, यानी कि 30वां पद कितना हो जाएगा, -77 हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 9वां नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, यानी कि यह दिया हुआ है, भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि
इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। बताना है कि यह भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमें 6 पार्ट में हम एक प्रमेय पढ़े हुए थे, वह होता है कि यदि किसी त्रिभुज का अनुपात उसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी हमें निकालना है उसके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर है 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 9, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अनुपात यहाँ पर है 9 का अनुपात कितना हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 अनुपात 81 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको भुजाएं का अनुपात दिया हुआ होगा और आपको निकालना होगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आप उसको कुछ नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ इन दोनों भुजाओं को स्क्वायर कर दीजिएगा। जैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिया रहेगा क्षेत्रफलों का अनुपात और पूछेगा भुजाओं का अनुपात, तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसका सिर्फ वर्गमूल निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो फिर से हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।